हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स डिकॉक्शन। मैं हूं निधि शर्मा और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का इकोनॉमिक्स डिकॉक्शन के यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडम स्मिथ्स डेवलपमेंट थियरी। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड ताकि आपको ये थियरी पूरी अच्छे से समझ में आ जाए। एंड मेक श्योर ये मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आपको ये थियरी आपके टिप्स पर होगी, मतलब बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। चैनल पर अगर नए आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है? ओके, सो अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं देन मेक श्योर आप मेरे को अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। आई एम द प्लस एजुकेटर ऑफ यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स एट अनअकैडमी। आप मेरी प्रोफाइल को जरूर फॉलो करें अनअकैडमी पर, दैट इज बाय द नेम निधि शर्मा। इस प्रोफाइल पर आपको मेरी सभी प्लस क्लासेस मिल जाएंगी और मेरी जितनी भी फ्री लाइव स्पेशल क्लासेस होती है उसका एक्सेस भी आपको मेरी प्रोफाइल पर ही मिलेगा। सो आप ज़रूर मेरी प्रोफाइल को अनअकैडमी पर चेक करें, उसे फॉलो करें, क्लासेस को लाइव अटेंड किया करें। दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, एंड साथ ही साथ अगर आप प्लस कोर्स लेकर एक सिस्टमैटिक तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपको सच में जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो एक पैटर्न को फॉलो कीजिए, एक डिसिप्लिन डेडिकेटेड वे में कंसिस्टेंटली तैयारी कीजिए, जेआरएफ जरूर क्वालिफाई होगा। सो एक कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए आप चाहे तो अनअकैडमी का प्लस कोर्स भी ले सकते हैं। राइट नाउ अनअकैडमी इज हैविंग अ वेरी गुड डिस्काउंट। अगर आप मेरा रेफरल कोड NSNET यूज करते हैं, NSNET मेरा रेफरल कोड है, इस रेफरल कोड को यूज करने से आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन योर NTA UGC नेट सब्सक्रिप्शंस। सो आप चाहें तो 3 महीने का प्लान भी ले सकते हैं, 6 मंथ्स का या 12 मंथ्स का प्लान ले सकते हैं, जो भी आपको फायदेमंद लगे आप ले लीजिए। एंड यस, आप एग्जाम के लिए इन्वेस्ट जरूर कीजिए बिकॉज सी दिस इज फॉर योर फ्यूचर। JRF आपका क्वालिफाई हो जाएगा, यू विल बी वेरी हैप्पी। सो एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट कभी भी एक्सपेंडिचर नहीं होता, वो इन्वेस्टमेंट ही होता है। सो डेफिनेटली गो अहेड, ज्वाइन माई प्लस क्लासेस, सब्सक्रिप्शन लीजिए, लेकिन कोड मेरा यूज कीजिएगा जरूर, दैट इज NSNET। ओके, इस कोड को यूज करके आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, दैट्स द रीजन वाई। ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेरे साथ कनेक्टेड रहे। कनेक्टेड रहने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है इकोनॉमिक्स डिकॉक्शन। जैसे ही आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे आपको ऐसा ही मरून कलर का लोगो नजर आ जाएगा। इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए बिकॉज मैं अपनी क्लासेस की टाइमिंग्स, अपडेट्स, लिंक्स सब कुछ वहीं शेयर करती हूँ। ओके, now let's begin our Adam Smith's development theory, which was given in 1776. It's a very very important theory. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. You all know this one, right? आप सभी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, आप सभी इस नाम को कैसे नहीं जानोगे। एडम स्मिथ का ये एक फेमस वर्क दैट इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसे कॉमनली हम वेल्थ ऑफ नेशंस भी कहते हैं। सबसे पहले एडम स्मिथ सर ने बात की है एजेंट्स ऑफ ग्रोथ के बारे में। कौन है एजेंट्स ऑफ ग्रोथ इन द एडम स्मिथ डेवलपमेंट थियरी? दे आर द फार्मर्स, प्रोड्यूसर्स, बिजनेसमैन आर द एजेंट्स ऑफ ग्रोथ। फार्मर्स, प्रोड्यूसर्स, बिजनेसमैन ये सभी एजेंट्स ऑफ ग्रोथ है। देयर फंक्शंस आर इंटर रिलेटेड। इन सभी के फंक्शंस क्या है? इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ही मेंशन्ड दैट एग्रीकल्चरल सरप्लस अराइजेस ड्यू टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। He also focused upon the interlinkages between the agriculture, industry and tertiary sectors. Now, see, क्या कहा मैंने? इनके functions जो है वो इंटर रिलेटेड है और इनके functions इंटर रिलेटेड है, मतलब आपका जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, ये सब कुछ भी इंटर रिलेटेड है। ओके, एंड एडम स्मिथ सर का ये भी कहना था कि जो एग्रीकल्चरल सरप्लस होगा ना, एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो सरप्लस जनरेट होगा, दैट अराइजेस ड्यू टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमी जब आपकी डेवलप करेगी तो आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी सरप्लस जनरेट होगा। ओके, द सेकेंड थिंग दैट ही टॉक्ड अबाउट इज द नेचुरल लॉ। He regarded every person as the best guide of his self-interest, who should be left to judge and pursue his own advantage. इनका ये कहना था कि हर व्यक्ति, एक इकोनॉमी में हर व्यक्ति अपना भला जानता है कि उसके लिए क्या अच्छा है। ओके, आप सभी इकोनॉमिक्स लेकर पढ़ रहे हैं, आपको जरूर लगा होगा दैट यस इकोनॉमिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट फॉर मी, इसलिए आपने इकोनॉमिक्स चूज किया। मैं आप सबको पढ़ा रही हूँ बिकॉज आई फील दैट दिस इज द बेस्ट वर्क फॉर मी, सो आई हैव चोजन व्हाट इज बेस्ट फॉर मी।
सो दिस इज द नेचुरल लॉ। इनका ये कहना था कि हर व्यक्ति उसके लिए जो अच्छा है वो करता है। एवरीथिंग विल बी गाइडेड बाय द इनविजिबल हैंड्स ऑफ द मार्केट। प्लीज नोट इट डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिससे एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। इनविजिबल हैंड के बारे में किसने बात की थी? याद रखिएगा, एडम स्मिथ सर ने बात की थी अपनी डेवलपमेंट थियरी में। इकोनॉमी में सब कुछ एक इनविजिबल हैंड के द्वारा मैनेज किया जाएगा। मतलब कोई भी डिसइक्विलिब्रियम होता है तो वो मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू ऑटोमेटिकली वो रेक्टिफाई हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की आपको कोई जरूरत नहीं है। ओके, दैट इज द मीनिंग। ही मेंशन दैट if we set all people free, then all will be set free, and in this pursuit they will raise the economic welfare of the society। मान लीजिए हम सभी लोगों को आजादी दे देते हैं कि आपको जो ठीक लगे अपने लिए, whatever you feel best for yourself, do that। सभी लोग अपना भला करेंगे, ऑटोमेटिकली पूरी इकोनॉमी अपना भला कर लेगी, अपना बेहतरीन कर लेगी, राइट? सो दिस इज द आइडिया ऑफ द एडम स्मिथ थियरी, दैट एवरीबडी वर्क्स टू देयर बेस्ट इंटरेस्ट, एंड इफ दे आर सेट फ्री, उनको आजादी दे दिया जाए कि आप सभी अपना भला करिए। सभी जब अपना भला करेंगे तो अग्रीगेट, अगर हम देखें, अग्रीगेट वेलफेयर तो हो ही जाएगा ना, पूरी इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो जाएगा। ये कहना था हमारे एडम स्मिथ सर का। He mentioned that the bread that we get is basically because the baker wants to bake bread, which is his self interest। एक बेकर क्यों बना? Because he wanted to bake a bread, he was happy being a baker। I am happy being a teacher, that is the thing। लेसज फेयर इकोनॉमी है, नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, इनविजिबल हैंड इन द मार्केट है, वो काम कर रहा है। The invisible hand, the automatic equilibrating mechanism of the perfectly competitive market tended to maximize the national wealth। नेशनल वेल्थ मैक्सिमाइज हो रहा है इस इनविजिबल हैंड की वजह से। ये एक इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म है, ऑटोमेटिक इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म है। कोई भी डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है तो ये इनविजिबल हैंड जो है वो इक्विलिब्रियम में ला दे रहा है, सोसाइटी को ले आ रहा है वो इक्विलिब्रियम में, और इस वजह से जो नेशनल वेल्थ है वो मैक्सिमाइज हो रही है। दिस इज द बेसिक आइडिया। नाउ व्हाट इज द कैपिटल अक्यूमुलेशन प्रोसेस? ही मेंशन्ड दैट द कैपिटल अक्यूमुलेशन शुड प्रीसीड द डिवीजन ऑफ लेबर। कैपिटल अक्यूमुलेशन होना चाहिए, फिर डिवीजन ऑफ लेबर होगा। आप कैपिटल अक्यूमुलेशन करोगे तो उससे डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर हो जाएगा। He regarded the capital accumulation as a necessary condition for economic development। इन्होंने कहा था कैपिटल accumulation is a necessary condition, ये बहुत जरूरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, which is largely dependent upon the ability of people to save more and invest more। saving is equals to investment, वही आइडेंटिटी आ गई है। कैपिटल accumulation बहुत जरूरी है, और कैपिटल अक्यूमुलेशन कैसे होता है? सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट होने की वजह से होता है। जो सेविंग किया जाएगा उसे ही इन्वेस्ट किया जाएगा। द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज डिटरमाइंड बाय द रेट ऑफ सेविंग, एंड सेविंग आर टू बी इन्वेस्टेड इन फुल। द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज डिटरमाइंड बाय द रेट ऑफ सेविंग। जितना सेविंग हो रहा है उतना ही हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। मतलब जो भी सेव हो रहा है सब कुछ इन्वेस्ट हो रहा है। सेविंग्स आर इन्वेस्टेड इन फुल, but as all savings are from capital or renting out land, so savings are done by the capitalist। Now this is something very important। saving is done by the capitalist। saving कौन कर रहा है? capitalist कर रहे हैं। laborers cannot save, laborers don't save। and also he talked about the iron law of wages। so the first thing that we got to know is saving is done by the capitalist, laborers do not save। याद रखिएगा इस चीज को। iron law of wages क्या है? Very famous law which was given by Sir Adam Smith। This is because the total wage fund is equals to subsistence amount of labor, that if total wage fund is greater than subsistence amount of labor, then labor rises, competition rises, and the wages falls। See, let's understand this thing in detail। Your subsistence amount of labor is equals to total wage fund। ठीक है, यही है टोटल वेज फंड। टोटल वेज फंड इज इक्वल्स टू सब्सिस्टेंस अमाउंट ऑफ लेबर। मान लीजिए टोटल वेज फंड इज ग्रेटर देन द सब्सिस्टेंस अमाउंट ऑफ लेबर। अगर ये ऐसा हो जाए, अगर ये ऐसा हो जाए,
सबसिस्टेंस अमाउंट ऑफ लेबर वो अमाउंट है जो लेबर को दिया जाता है जितना उसे जिंदा रहने के लिए चाहिए, बस उतना ही, नथिंग मोर देन दैट। जीवित रहने के लिए जितना चाहिए बस उतना पैसा, दैट इज योर सबसिस्टेंस अमाउंट ऑफ लेबर दिया जा रहा है। लेकिन मान लीजिए कि टोटल वेज फंड ज्यादा दिया जाए, अगर सबसिस्टेंस जीवित रहने के लिए जितना पैसा चाहिए उससे ज्यादा अगर हम वेज फंड देते हैं लेबर को, तो क्या होगा? उससे इनकम ज्यादा है, टोटल वेज फंड इफ इट इज मोर देन SAL सबसिस्टेंस अमाउंट ऑफ लेबर से, अगर टोटल वेज फंड ज्यादा है तो मतलब इनकम ज्यादा है। मोर इनकम का मतलब प्रोस्पेरिटी, खुशहाली। प्रोस्पेरिटी जैसे ही ज्यादा होगी, प्रोस्पेरिटी का क्या मतलब है? मोर मैरिजेस, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ जैसे ही होगा मतलब आपके पास लेबर और अवेलेबल है अब, बिकॉज पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड। सो जैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, इट इज गोइंग टू exert a pressure on the prevailing wage fund। आपके पास काफी अनएम्प्लॉयड लोग हैं, सो धीरे धीरे ये जो टोटल वेज फंड, ये जो बेसी था ना, इंक्रीज था ना, ये रिड्यूस हो जाएगा। सो व्हाट हैपेंस इज योर TWF, टोटल वेज फंड, दैट reduces and it becomes, total wage fund becomes equals to subsistence amount of labor। this is the thing that happens। ठीक है, this is the thing that happens। अच्छा, एक और तरीके से इसे समझते हैं। ये तो हमने समझा कि जब आपका टोटल वेज फंड ज्यादा दिया जाएगा लेबर्स को सबसिस्टेंस अमाउंट ऑफ लेबर की तुलना में, तो क्या होगा कि प्रोस्पेरिटी आएगी, मोर मैरिजेस, पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, और ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से लेबर सप्लाई ज्यादा है, लेबर डिमांड कम है, वेजेस रिड्यूस हो जाएंगे, इसलिए टोटल वेज फंड रिड्यूस हो जाएगा और इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, दैट इज टोटल वेज फंड इज इक्वल्स टू सबसिस्टेंस अमाउंट ऑफ लेबर, ये लेवल पर आ जाएगा। दिस इज द आयरन लॉ ऑफ वेजेस, मतलब ये वेज रेट जो है ये यहाँ पर फिक्स्ड रहेगा, जहां पर SAL इज इक्वल्स टू TWF, सबसिस्टेंस अमाउंट ऑफ लेबर इज इक्वल्स टू TWF। अगर एक और एग्जांपल ले, एक और सिनेरियो के बारे में सोचते हैं जहां पर आपका जो SAL है ना, दिस इज योर इफ दिस इज मोर देन द टोटल वेज फंड, आपको जो वेजेस दिया जा रहा है, आपको जो अभी वेजेस दिए जा रहे हैं वो कम है, जीवित रहने के लिए जितना चाहिए उतना नहीं दिया जा रहा, उससे भी कमती दिया जा रहा है, वेज फंड कम है। क्या होगा? जीवित रहने के लिए जितना चाहिए उतना भी नहीं दिया जाएगा, पीपल विल डाई, पीपल विल डाई, लेबर्स विल डाई, शॉर्टेज ऑफ लेबर हो जाएगा, शॉर्टेज ऑफ लेबर मतलब क्या है? लेबर सप्लाई इज लेस देन लेबर डिमांड। जब लेबर सप्लाई कम है, लेबर डिमांड ज्यादा है, टोटल वेज फंड को इंक्रीज होना पड़ेगा, एंड फाइनली अगेन SAL इज इक्वल्स टू TWF, इस लेवल पर पहुंच जाएगी इकोनॉमी। सो दिस इज योर आयरन लॉ ऑफ वेजेस कि आपका सबसिस्टेंस अमाउंट ऑफ लेबर इज इक्वल्स टू टोटल वेज फंड है, ये बात कही जा रही है हमारे एडम स्मिथ सर के थियरी में। ओके ओके फाइन, चलिए आगे चलते हैं। देन कम्स डिविजन ऑफ लेबर। ही मेंशन्ड दैट द डिविजन that there is a division of labor that results in the greatest improvement in the productive powers of the labor। definitely specialization of labor होगा अगर, तो प्रोडक्टिव पावर ऑफ लेबर तो इंक्रीज होगा ही। द इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी इज मेनली बिकॉज ऑफ रेजिंग द स्किल्स ऑफ लेबर, सेविंग टाइम टू प्रोड्यूस गुड्स और इन्वेंशन ऑफ लेबर सेविंग मशीन्स। देखिए, तीन तरह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है, या तो स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, लेबर का स्किल इंप्रूवमेंट किया जा रहा है, या फिर जितना समय उन लोगों को लगता था प्रोडक्शन में ऑफ अ पर्टिकुलर गुड, उस टाइम को सेव किया जा रहा है, मतलब कम समय में ज्यादा काम, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है। या फिर लेबर सेविंग मशीन्स आ गई हैं, कम लेबर यूज करके काम हो जा रहा है। ओके, सो दिस इज द थिंग, इट इज द इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजी दैट लीड्स टू डिविजन ऑफ लेबर एंड मार्केट एक्सपेंशन। टेक्नोलॉजी आप इंप्रूव करेंगे, आप अच्छी मशीन्स लाकर देंगे लेबर को, तो उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और इसकी वजह से डिविजन ऑफ लेबर आएगा और मार्केट भी एक्सपैंड करेगा।
स्पेशलाइज्ड लेबर्स होंगे, बेहतर प्रोडक्शन हो पाएगा, ज़्यादा प्रोडक्ट्स आप सप्लाई कर पाओगे, मार्केट एक्सपेंशन होगा. Now, what is the growth process? Please understand very patiently and very attentively. Okay? थोड़े से focused रहिएगा. Due to the pursuit of self-interest by the agents कौन थे? Farmers, businessmen. Okay. Raised savings, agriculture, manufacturing and industry and commerce expands. सेल्फ इंटरेस्ट है लोगों का, एजेंट्स का, ग्रोथ एजेंट्स का, कैपिटलिस्ट का सेल्फ इंटरेस्ट है जिसकी वजह से वो लोग सेविंग्स कर रहे हैं. और सेविंग क्या हो रहा है? इन्वेस्ट हो रहा है. सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट. जो भी सेव किया जा रहा है वो इन्वेस्ट हो रहा है. इन्वेस्ट हो रहा है इसलिए एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, ये सब कुछ एक्सपैंड कर रहा है बिकॉज ऑल दीज आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. कैपिटल अक्यूमुलेशन होगा जिसकी वजह से टेक्निकल प्रोग्रेस होगा. कैपिटल अक्यूमुलेशन होने की वजह से टेक्निकल प्रोग्रेस होगा. आप अच्छी टेक्नोलॉजी लाओगे, मार्केट एक्सपेंशन होगा, डिवीजन ऑफ लेबर इन ऑल स्पेयर्स, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, कॉमर्स में, हर जगह डिवीजन ऑफ लेबर होगा. प्रॉफिट एंड इनकम राइजेस एंड फाइनली द पॉपुलेशन राइजेस. प्रॉफिट इंक्रीज होगा, इनकम इंक्रीज होगा और इन सब की वजह से पॉपुलेशन भी इंक्रीज होगा. लेबर सप्लाई इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज होगा. यहां पर है हम प्रोग्रेसिव स्टेट में. राइट नाउ वी आर इन द प्रोग्रेसिव स्टेट. ये बात हुई प्रोग्रेसिव स्टेट के बारे में. बट दिस प्रोग्रेसिव स्टेट विल एंड. लेकिन ये प्रोग्रेसिव स्टेट हमेशा के लिए नहीं रहेगा, इसका अंत होगा. विच लीड्स टू स्टेशनरी स्टेट. प्रोग्रेसिव स्टेट का जब अंत होगा तब हम पहुंच जाएंगे कहां? स्टेशनरी स्टेट में. As scarcity of natural resources will stop the growth process, competition among labor increases, employment falls, wages falls, competition among businessmen rises, prices falls, profit falls, investment falls and the end of capitalism. देखिए, प्रोग्रेसिव स्टेट जहां एंड होगा वहां पर स्टेशनरी स्टेट की शुरुआत हो जाएगी. क्यों शुरुआत होगी? क्यों प्रोग्रेसिव स्टेट एंड होगा? क्यों स्टेशनरी स्टेट की शुरुआत होगी? क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज की स्केर्सिटी आ जाएगी. नेचुरल रिसोर्सेज तो आपको फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल है, उसकी स्केर्सिटी जब आ जाएगी तब आपका प्रोग्रेसिव स्टेट एंड हो जाएगा और जिसकी वजह से ग्रोथ प्रोसेस भी स्टॉप हो जाएगा. इस वजह से क्या होगा? कंपटीशन अमंग लेबर इंक्रीज हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट फॉल हो जाएगी, वेजेस फॉल हो जाएगी, कंपटीशन होगा बिजनेसमैन के बीच में और जिस वजह से प्राइसेस फॉल हो जाएंगे, प्रॉफिट्स फॉल हो जाएगा. और प्रॉफिट अगर फॉल हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट भी फॉल हो जाएगा बिकॉज investment is being done by the capitalists. That's the reason why investment fall जैसे ही होगा वैसे ही वो end of capitalism आ जाएगा. Okay, so see how your economy is transforming. कैसे आप progressive state में गए और फिर वहां पर पहुंचने के बाद जब natural resources की scarcity आ गई तब आप stationary state में चले गए. कैपिटल accumulation stops, population becomes stationary. Population stationary होने का क्या मतलब होता है? दैट पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो रही. जितना क्रूड बर्थ रेट है उतना ही आपका क्रूड डेथ रेट भी है, दोनों इक्वल है. पॉपुलेशन स्टेशनरी है. प्रॉफिट्स आर मिनिमम, प्रॉफिट मिनिमम लेवल पर है. वेजेस आर एट इट्स सबसिस्टेंस लेवल, वेजेस एकदम लो लेवल पर है, सबसिस्टेंस लेवल पर है. एंड देयर इज नो चेंज इन पर कैपिटा इनकम एंड प्रोडक्शन. पर कैपिटा इनकम एंड प्रोडक्शन में कोई इंक्रीमेंट नहीं है, कोई इंक्रीज नहीं है. स्टेशनरी स्टेट जो है वो स्टैग्नेशन की तरफ पहुंच जाता है. स्टेशनरी स्टेट में क्या था? सब कुछ कांस्टेंट था. लेकिन स्टैग्नेशन में क्या होता है? स्टैग्नेशन में सब कुछ रुक जाता है, आपकी इकोनॉमी रुक चुकी है पूरी तरह से. दैट इज योर स्टैग्नेशन. Okay, now let us understand this diagrammatically. The economy grows from K to S during the time path T. यहाँ पर देखो dk by dt हम measure कर रहे हैं, change in capital with respect to time. तो K to S यहाँ पर इस पाथ में क्या हो रहा है? इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है. द इकोनॉमी रीचेस द स्टेशनरी स्टेट एंड द कैपिटल अक्यूमुलेशन स्टॉप्स. इकोनॉमी जो है यहाँ पर स्टेशनरी स्टेट में पहुंच गई है और कैपिटल अक्यूमुलेशन कुछ नहीं हो रहा है. देखो चेंज इन कैपिटल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डी के बाई डी टी, ये इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है. आपका जो ये कर्व है दिस हैज बिकम पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस. सो दिस इज हाउ, यहाँ पर तो है आपका प्रोग्रेसिव स्टेट, दिस इज द प्रोग्रेसिव स्टेट और यहाँ पर आप आ गए हो स्टेशनरी स्टेट में. स्टेशनरी स्टेट है ये. ओके फाइन, क्लियर? ओके, दिस वाज ऑल अबाउट योर एडम स्मिथ्स थियरी ऑफ डेवलपमेंट.
थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे। अगर पसंद आया है, अगर आपको समझ में आया है सब कुछ, देन लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइए आप और कौन से टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं। एंड साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए। एंड ऑल्सो आप अगर दिसंबर अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं देन अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर ज़रूर मेरी क्लासेस को अटेंड कीजिए। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ट्रस्ट मी। फ्री क्लासेस भी अवेलेबल है, प्लस क्लासेस भी अवेलेबल है। प्लस कोर्स अगर लेना चाहते हैं, एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना चाहते हैं, देन दिस इज द बेस्ट टाइम। आई अगेन टेल यू, आपके पैसे, आपका इन्वेस्टमेंट वेस्ट नहीं होगा। आप मेरे कोड को यूज कर लीजिए NSNET और आपको 20% का डिस्काउंट अभी मिल जा रहा है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।